स्वागत है दोस्तों आपका जीडीएस टू एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो नंबर 19 में। और आज हम तेलंगाना के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2022 का, इसको अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसा जो पेपर है। ठीक है, बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन कि इन युगल सुरक्षा मैक्सिमम एज ऑफ द एल्डर पॉलिसी होल्डर शुड नॉट बी मोर देन। युगल सुरक्षा एक इंश्योरेंस की पॉलिसी है हमारे डिपार्टमेंट में, उसके बारे में पूछा गया है कि उसकी जो मैक्सिमम एज है वो कितनी है। तो उसकी मैक्सिमम एज दोस्तों 45 साल है। मैं आपको वेबसाइट पर दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर हम इंश्योरेंस में जाएंगे, उसके बाद PLI, उसके बाद ये देखिए युगल सुरक्षा, और यहाँ पर आ गया 21 से 45 साल एज होनी चाहिए। तो मैक्सिमम पूछी है तो 45 साल। ठीक है, अभी हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें से हमने जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको सिलेक्ट करना है। पहला है कि चेक स्लिप आर डिजाइंड टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मिस सेंडिंग ऑफ एनी आर्टिकल रॉन्गली इंक्लूडेड इन अ लेबल्ड बंडल। पहली स्टेटमेंट ये है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, हमने डेफिनेशन में इसको पढ़ा भी है कि अगर चेक स्लिप उस कोई जो पीए है किसी आर्टिकल के बंडल पर अगर चेक स्लिप लगा देता है तो उस पीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसमें कोई गलत आर्टिकल ना हो। ठीक है, जो जैसी चेक स्लिप लगी हुई है वैसे ही आर्टिकल उस बंडल में होने चाहिए। ठीक है, तो यही पहली जो स्टेटमेंट है उसमें बोला गया है। अभी दूसरी स्टेटमेंट को समझते हैं कि लेबल बंडल इज द कलेक्शन ऑफ फेस्ड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ अ लेटर मेल सिक्योरली टाइड विद द चेक स्लिप एट टॉप। बिल्कुल सही है, ये लेबल्ड बंडल की डेफिनेशन को ही यहाँ पर लिखा गया है। तो दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। तो इस तरह से जो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है यही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। फॉर्म M26A के बारे में पूछा है कि ये किसके लिए इस्तेमाल होता है। तो दिस इज द फॉर्म फॉर अ ट्रायल कार्ड। ट्रायल कार्ड वो होता है जो कि एक कन्वीनियंट रूट फाइंड करने के लिए पोस्ट ऑफिस में एक पोस्ट कार्ड एक अथॉरिटी से दूसरी अथॉरिटी तक भेजा जाता है अलग अलग रूट से। जब वो वापस आता है तो देखा जाता है कि किस रास्ते से वो जल्दी आया है, ताजो हमें पता चल सके कि किस रास्ते से डाक भेजने से उसको जल्दी से पहुंचाया जा सकता है। उस कार्ड को हम ट्रायल कार्ड कहते हैं और उसको M26A भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, एन ऑर्डिनरी पोस्टेज स्टैम्प इंस्टीड ऑफ अ सर्विस स्टैम्प इज यूज्ड on an official postal article. The article will be recognized as and dash by the post office। ठीक है, मतलब कि जो सरकारी लेटर्स होते हैं उस पर जहाँ पर सर्विस स्टैंप लगनी होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो सरकारी ऑफिस जो दफ्तर वाले होते हैं जो नॉर्मल स्टैंप होती है जिसको हम डिफिनिटिव स्टैंप भी बोल देते हैं वही लगा कर ले आते हैं। तो उस केस में पूछा गया है कि अगर वो नॉर्मल स्टैंप लगाकर लेकर आएंगे तो उसको हम क्या समझेंगे, उसको हम क्या मानेंगे। तो देखिए उसको हम ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल ही मानेंगे, चाहे वो आम जो ऑर्डिनरी पोस्टेज स्टैंप है वो भी लगाकर ले आए तो भी हम उसको ऑफिशियल लेटर ही मानेंगे। लेकिन ये उनको बार बार नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर वो बार बार ऑर्डिनरी स्टैंप लगाते हैं तो पहले पोस्ट मास्टर सर जो होंगे पोस्ट ऑफिस के वो एक बार उन ऑफिसर को इंटीमेट करेंगे कि आपके ऑफिस से ऑर्डिनरी स्टैंप लगकर हमारे ऑफिस में पोस्टिंग होती है। लेकिन फिर भी अगर यही इरेगुलरिटी बार बार होती है तो हेड ऑफ अ सर्कल को इसके बारे में इंटीमेट किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, डैश आर इशू बाय द सुप्रीडेंट ऑफ RMS प्रीस्क्राइबिंग चेंज इन अ सॉर्टिंग लिस्ट। ठीक है, तो ए ऑर्डर होता है दोस्तों जो कि अगर सॉर्टिंग लिस्ट में कोई चेंज हो RMS के सुप्रीडेंट सर ऑर्डर देते हैं उसको हम बोलते हैं ए ऑर्डर। बी ऑर्डर क्या होता है, अपनी ड्यूटीज को काम करने के लिए जो ऑर्डर दिया जाता है वो भी RMS के सुप्रीडेंट ही देते हैं, उनको बी ऑर्डर
बोला जाता है कि आप अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से निभाएं, या उसके बारे में बोला गया हो, उसको हम बी ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, आरपीएलआई कब इंट्रोड्यूस की गई थी? तो पहली बात है जो 1995 में की गई थी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाते हैं। दूसरी बात जो है ये अप्लाई की गई थी 24/3/1995 को, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो आपने एग्जैक्ट डेट को भी याद रखना है, 24/3/1995। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें से हमने करेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है, और जनरल पोस्टिंग ऑफ रूल्स ऑफ पोस्टिंग जिसके बारे में हमने पढ़ा है उसके बारे में जो क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि क्लॉज नंबर जो 16 है वो सीलिंग के बारे में हमें बताता है, और जो क्लॉज नंबर 18 है वो हमें पोस्टिंग ऑफ क्वाइंस के बारे में बताता है। ठीक है। तो इसमें से सही क्या है, गलत क्या है? तो देखिए जो दूसरी स्टेटमेंट है वो गलत है, दूसरी सही, पहली जो है सही है। तो ए नंबर जो ऑप्शन है ये हमारा आंसर है। लेकिन किसी मेरे दोस्त ने मुझको बोला था कि सर जो कि आप पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 जिससे आप पढ़ाते हो, आप उनका पीडीएफ दे दो। तो दोस्तों अगर आपको चाहिए, आप सिंपल क्या करो, गूगल में सर्च मारो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, तो सिंपल गूगल में जो पड़ा हुआ ही है, आपको कहीं से उसको बाय नहीं करना या डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, गूगल में ही जो पड़ा है। तो जहां पर देखिए जनरल रूल ऑफ पोस्टिंग के बारे में पूछा गया था, पहली थी 16 नंबर क्लॉज में सीलिंग है, तो देखिए 16 नंबर क्लॉज में सीलिंग है, तो ये तो क्वेश्चन सही हो गया। और दूसरा था कि 18 नंबर क्लॉज में पोस्टिंग ऑफ क्वाइन है, तो 18 नंबर क्लॉज में देखिए लेटर बॉक्सेस के बारे में बताया गया है जो ट्रेन में या स्टीमर में होते हैं। ठीक है। तो 18 नंबर क्लॉज से दूसरी स्टेटमेंट थी वो गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है हमारा आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? इसमें से गलत स्टेटमेंट क्या है वो पूछा है। किसके बारे में? ग्राम प्रिया के बारे में। ग्राम प्रिया की जो पॉलिसी होती है 10 साल की, उसके बारे में। ठीक है। तो मिनिमम सम इंश्योर इज अ 10,000, मैक्सिमम इज ए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है। तो ये तो सही है, कोई भी आरपीएलआई की पॉलिसी है उसका सम इंश्योर 10,000 से लेकर 10 लाख तक है। और दूसरा देखते हैं कि सर्वाइवल बेनिफिट आर पेड आफ्टर 4 ईयर, 7 ईयर और 10 ईयर। ठीक है। तो दूसरा भी सही है। जो ग्राम प्रिया में 20% जो अमाउंट है वो 4 साल के बाद मिलती है, बाकी की 20% 7 साल के बाद, जो 60% रह जाती है वो 10 साल के बाद आपको मिल जाती है। ठीक है। अभी लास्ट वाला ऑप्शन देखिए, इंश्योरेंस कैन बी लाइफ कवर टू एक्सटेंट ऑफ ए सम अश्योर फॉर ए 10 ईयर, ये भी सही है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी कि मिनिमम एंड मैक्सिमम एज एंट्री इज 25 एंड 45, ये दोस्तों गलत है। अभी आपको मैं वेबसाइट से रेफरेंस भी इसका दे देता हूं। तो कौन सी थी हमने देखी थी आरपीएलआई के बारे में? ग्राम प्रिया। तो इसकी देखिए एक तो स्टेटमेंट में सीधे ये लाइन दी थी, तो ये लाइन तो हमारी सही होगी। दूसरी लाइन देखिए सीधी लाइन ये दी थी, तो ये भी सही है। तीसरी लाइन ये दी थी, ये भी सही है। तीनों लाइन सेम टू सेम आंसर में ऐसे ही लिखी गई है। लेकिन जो चौथी लाइन है देखिए मिनिमम एंड मैक्सिमम एज एंट्री, वो वहां पर आंसर में 25 डाल दिया है जबकि है 20। तो इस तरह से जो हमारा ये स्टेटमेंट है सी नंबर, ये गलत है, क्योंकि गलत ही स्टेटमेंट पूछी गई थी, तो यही हमारा आंसर है। अगर आपने वेबसाइट को अच्छी तरह से रिवाइज कर लिया, देखिए सेम टू सेम आंसर में वही लाइनें कॉपी करके पेस्ट की हुई है। अगर आपकी रिवीजन अच्छी है तो डेफिनेटली आपके जो मार्क्स है वो भी अच्छे रहने वाले हैं। तो रिवीजन पे डिपेंड करता है। आप एक बार पहले समझने के लिए वीडियोस को देखो, उसके बाद उसकी अच्छी तरह से रिवीजन करो। कोई डाउट है तो उसको पूछो, उसको एक्सप्लोर करो और अपने सभी डाउट को रिमूव करो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सही स्टेटमेंट को हमने चूज करना है। पहली स्टेटमेंट है कि बिजनेस पार्सल कंसाइनमेंट आर डिलीवर एट अ डोर स्टेप, तो बिल्कुल सही है कि बिजनेस पार्सल कंसाइनमेंट को हम डोर स्टेप की डिलीवरी करते हैं। दूसरा है
कंपल्सरी कवरेज ऑफ इंश्योरेंस इज नेसेसरी फॉर ए बिजनेस पार्सल कंसाइनमेंट, तो दूसरी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो ए नंबर हमारा आंसर है। इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए जो बिजनेस माइंड पर्सन होता है ना, वो हमेशा चाहेगा कि जो भी वो काम करवाना चाहता है उसमें झंझट कम से कम हो। अगर वो कोई पार्सल करवाना चाहता है और उसमें इंश्योरेंस कंपलसरी हो गया तो उसको हर पार्सल के साथ इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि उसको दिक्कत होगी, इंश्योरेंस के पैसे भी ज्यादा देने पड़ेंगे, उसका रेवेन्यू भी कम होगा, तो वो ऐसी सर्विस की डिमांड नहीं करता। इसीलिए पोस्ट ऑफिस ने भी उनके लिए जो बिजनेस पार्सल का इंश्योरेंस है उसको कंपलसरी नहीं रखा है। ठीक है, और इसलिए जो पहली स्टेटमेंट है यही सही है और ए नंबर ऑप्शन जो है यही हमारा आंसर है। अभी क्वेश्चन नंबर 10 कि बीएनपीएल के कस्टमर अगर बिल आने पर उस बिल की पेमेंट नहीं करते हैं, फेल हो जाते हैं, तो उस पर कितनी पेनल्टी पड़ती है, तो उस पर पेनल्टी पड़ती है 12% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कि जो माई स्टैंप होता है, माई स्टैंप में आप अपनी फोटो भी लगवा सकते हैं। माई स्टैंप में क्या होता है कि आपको ऐसी 12 टिकटें मिल जाती हैं, यही तो पूछा कि कितनी टिकटें होती हैं, 12 टिकटें मिल जाती हैं जिस पर आप अपनी कंपनी का लोगो, अपनी फोटो या और कोई भी निशान उसमें खुद आप प्रिंट करवा सकते हो। तो लेकिन यहाँ पर तो सिंपल यही पूछा है कि उसमें स्टैंप कितनी होती है, उसमें सिर्फ 12 स्टैंप होती है और ये सारी चीज वेबसाइट से आ रही है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन 11 नंबर ये वेबसाइट से सीधा पूछा गया है, 10 नंबर ये वेबसाइट से पूछा गया है। वेबसाइट से देखते हैं कितने क्वेश्चन आए हैं। 9 नंबर ये वेबसाइट से पूछा गया है, 8 नंबर ये वेबसाइट से पूछा गया है, 7 नंबर ये तो चलो पीओ गाइड से पूछा गया है, 6 नंबर वेबसाइट से पूछा गया है और 7 नंबर ये वेबसाइट से पूछा गया है। अगर हम देखें कि अभी तक हमने टोटल 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और उसमें से 7 क्वेश्चन वेबसाइट्स के बेस पर ही हमने सॉल्व कर लिए हैं, तो वेबसाइट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दोस्तों, इसको जरूर कवर करो, अच्छी तरह से कवर करो। और ये 12th क्वेश्चन जो है ये भी वेबसाइट से आप कवर कर लेंगे क्योंकि ये भी वेबसाइट में ही दिया हुआ है। सिर्फ एफटीएल की फुल फॉर्म पूछी है जिसका मतलब होता है कि फुल ट्रक लोड। ठीक है, 12 नंबर की जो बी नंबर है यही हमारा आंसर है। तो वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए जो 13 नंबर है ये भी वेबसाइट से ही पूछा गया है, तो इसका है 155 299, ये हमारा आंसर है। तो जहां पर ए और बी दोनों सेम चलो मिसप्रिंट हुए हैं, आप ए मान लो। ठीक है, जो कंप्लेंट नंबर है आईपीपीबी का वो है 155 299, टोल फ्री नंबर है, आप किसी भी काम के लिए इस नंबर को जो है डायल कर सकते हैं। उसके बाद जो स्पर्श योजना है हमारे डिपार्टमेंट की जिसके अंडर स्कॉलरशिप दी जाती है बच्चों को, उसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। ठीक है, तो पहले तो एस की है स्कॉलरशिप, तो पहले तो ठीक है, चारों में स्कॉलरशिप है। फॉर प्रमोशन देखिए पेमेंट नहीं है तो ये गलत हो गई, प्रमोशन 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 सही है। एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड आर्टिकल नहीं है, ये गलत है, एप्टीट्यूड ठीक है। रिसर्च रिसर्च रीबिल्ड नहीं है, रिसर्च ठीक है। इन स्टैम्प एज ए हॉबी, इन स्टैम्प एज ए हॉबी, हम सिर्फ ए को और डी को कंपेयर करते हैं। स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड, अरे ये भी तो गलत है, डी तो हमने पहले गलत कर दिया, सी को करते हैं, तो सी भी गलत हो गया, तो ये तीनों ऑप्शन तो रिमूव हो ही चुके हैं दोस्तों। जो ए नंबर ऑप्शन है यही हमारा आंसर है। ठीक है, और ये भी वेबसाइट से ही पूछा गया था। आप देखिए वेबसाइट से क्वेश्चन आ कितने रहे हैं, आधे आधे क्वेश्चन, आधे से ज्यादा केवल वेबसाइट से ही जो है वो हमारे अटेम्प्ट हो जाते हैं। अभी कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर, कि जो कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी है वो किसके लिए अवेलेबल है, क्वेश्चन ये है। देखिए माई स्टैंप तो स्टैंप के लिए होता है, इसको आप ई पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट से खरीद सकते हैं, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये ठीक गलत हो गया। लॉजिस्टिक पोस्ट है कि अगर आप अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं उसके लिए है, ये भी गलत है। ई पोस्ट क्या है, ईमेल के जरिए आपका लेटर एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है
और फाइनल ऑफिस में उसको प्रिंट करके कस्टमर को डिलीवर किया जाता है। तो इसमें भी सीओडी की कोई ज़रूरत होती नहीं है। लेकिन बिजनेस पार्सल पार्सल में क्या है, लोग अपने दुकान से जो सामान है कस्टमर को डिलीवर करते हैं और उससे पैसे कैश में लेते हैं। तो बिजनेस पार्सल के लिए सीओडी फैसिलिटी जो है डिपार्टमेंट देता है, और ये भी वेबसाइट से ही पूछा गया है। आज की वीडियो में मैं आपको वेबसाइट की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंस है वेबसाइट की, और उस पर जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, अभी ये पूछा गया है कि पोस्टल सर्कल को कितने भागों में डिवाइड किया हुआ है, 23। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सभी को ही मालूम है कि 23 सर्कल में डिपार्टमेंट को डिवाइड किया गया है। अभी जहां पर वॉल्यूम में जो कैंप के बारे में कौन से रूल में दिया गया है ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका भी मैं आपको सोर्स बता देता हूं, क्योंकि मेरा एक दोस्त पूछ रहा था कि सर आप मुझे पीडीएफ प्रोवाइड करवा दो जिससे आप पढ़ाते हो। देखिए, आप सिंपल लिखिए वॉल्यूम 5 डेफिनेशन। अगर आप सिंपल भी लिखोगे तो देखिए डेफिनेशन आ गई। मैं तो सिंपल ही सर्च मारता हूं। तो इसमें हमसे पूछा गया है कैंप बैग के बारे में। कैंप बैग 37A है। अभी देखते हैं क्वेश्चन में, विच रूल ऑफ द पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 डिफाइन कैंप कॉरस्पॉन्डेंस। कैंप कॉरस्पॉन्डेंस के बारे में पूछा है। 56 57 देखते हैं, ये है। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। 56 है कैंप कॉरस्पॉन्डेंस के रिलेटेड। तो आपने क्या करना है, दो डॉक्यूमेंट, एक पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 और एक डेफिनेशन, उनका ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है जिसमें सभी क्लॉज नंबर दिए हुए हैं, साथ में उसमें क्या बताया गया है ये दिया, डेफिनेशंस दी गई हैं। जहां पर अगर आप देखोगे तो इसमें जो टेबल ऑफ कंटेंट है इसमें क्लॉज दिए गए हैं और उसमें क्या पढ़ाया गया है ये बताया गया है। आपने इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि इससे बहुत सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और आपके सिलेबस में तो बहुत कम है, आप इसे आसानी से याद भी कर सकते हैं। अगर आप पीए का देखो तो उसको जो सभी याद करने पड़ेंगे, पीए का सिलेबस बहुत ज्यादा है। लेकिन फिलहाल हमारा उतना सिलेबस नहीं है, बहुत कम डेफिनेशंस हैं, जो बहुत कम क्लॉसेस हैं, और हमने इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस रिगार्डिंग द मेथड ऑफ एड्रेस, कि एड्रेस कैसे लिखा जाता है अगर अर्बन एरिया में किसी आर्टिकल को भेजना हो, एज पर क्लॉज नंबर 26 ऑफ द पोस्ट ऑफिस गाइड। ठीक है, तो एड्रेस कैसे लिखा जाता है ये हमने बताना है इसमें। तो सबसे पहले तो नाम ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया नंबर 1। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, नेम ऑफ एड्रेस। उसके बाद उसका प्रोफेशन लिखा जाता है, जैसे अगर वो वकील है या कोई भी कुछ है तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा ये 3 नंबर। ठीक है, और उसके बाद कोई हाउस नंबर या कोई घर का नाम है, किसी ने अपने घर का नाम मन्नत रखा है, किसी ने कुछ रखा है, जहाँ कोई गली नंबर हो या कोई रोड हो उसको तीसरे नंबर पे लिखा जाता है। तो तीसरे नंबर पर ये ऑप्शन आ जाता है। और चौथे नंबर पर उसका मोहल्ला जिसमें वो गली नंबर या मकान है, ये चौथे नंबर पे लिखा जाता है। उसी से चारों से हम रिमूव कर लेंगे सभी ऑप्शन। ठीक है, पहले नंबर पे है 1, तो ये 2 ऑप्शन ही रह जाते हैं। और दूसरे नंबर पे है 3, अभी तक जहाँ ठीक है। और तीसरे नंबर पे है 4 नंबर। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है, इसके जो तीनों ऑप्शन हैं ये जैसे मैंने बताया ये इसी में सेट बैठ रहे हैं, नीचे जो सेट बैठ ही नहीं रहे हैं। तो इस तरह से जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा आंसर है। हम लिखते भी कैसे हैं, सबसे पहले लिखते हैं जैसे आपने अगर मुझे भेजना हो शिव कुमार, फिर मेरा प्रोफेशन लिखना हो, जैसे मान लीजिए मैं एडवोकेट हूँ तो एडवोकेट लिखेंगे, एडवो ADVOCATE। उसके बाद मेरे घर का नाम ऐसे मान लो मन्नत विला, हाउस नंबर 46, सीट नंबर 5, मोहल्ला संत नगर, जलंधर, फिर उसका पिन कोड, फिर नीचे मोबाइल नंबर,
इस तरह से हम एड्रेस लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगर हमने आर्टिकल फॉरेन कंट्री को भेजना है तो उनका जो एड्रेस है वो कैसे लिखना है। तो रोमन लेटर एंड अराबिक फिगर, मैंने इसको ऐसे याद रखा है, RL का मतलब रजिस्टर्ड लेटर भी होता है और रोमन लेटर के लिए भी इसको यूज किया जाता है, और अराबिक फिगर को मैंने वैसे ही याद किया हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से रोमन लेटर अराबिक फिगर, ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा सही आंसर है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आपने पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 नहीं पढ़ा है, डेफिनेशन नहीं पढ़ी है, लेकिन सिर्फ उसका टेबल ऑफ कंटेंट भी पढ़ा हुआ है, तब भी आप 15 से 20 इस क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन है अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा गया है कि अफिक्सिंग पोस्टेड स्टैंप पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 की किस क्लॉज में हमें बताया गया है। सीधा पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में चलते हैं। अफिक्सिंग पोस्टेज स्टैंप, मैं इसको उधर ही खोल लेता हूँ, रुको। अफिक्सिंग पोस्टेज स्टैंप, अभी ये देखिए क्लॉज नंबर 23 में इसका जिक्र है। इसमें उस बंदे ने पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 नहीं पढ़ा, लेकिन टेबल ऑफ कंटेंट अगर याद किया होता तो 2 और 3 क्वेश्चन तो यहां सही आ गए हैं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा क्लॉज नंबर 23। ठीक है, अगर आप अच्छी तरह से डिटेल से पढ़ो, बहुत अच्छी तरह से, लेकिन जब समय कम रह जाए तो ऊपर ऊपर से सारी अपने आप को पॉलिश कर लो अच्छी तरह से, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको रिकैप करो, क्योंकि इन जनरल आपने सारा सिलेबस उस समय तक पढ़ा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 कि विच ऑफ द फॉलोइंग चीज पोस्ट बॉक्स के जरिए कौन सी चीज है जो डिलीवर नहीं की जाती, ये पूछा हुआ है। किस पर्सन की, एक तो जिसने वो रेंट पे लिया हुआ है, ठीक है, उसकी चीज़ें तो हम पोस्ट बॉक्स से डिलीवर करेंगे ही करेंगे। अगर उनका कोई फैमिली मेम्बर है या गेस्ट है उनकी भी करेंगे ही करेंगे। अगर उसके बाद कोई कैजुअल विजिटर आता है या कमर्शियल रिप्रेजेंटेटिव आता है उसकी भी चीज़ हम पोस्ट बॉक्स के थ्रू करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर कोई आर्टिकल इनसफिशिएंट पेड और अनरजिस्टर्ड आर्टिकल है उसको हम पोस्ट बॉक्स के जरिए डिलीवर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा आंसर है। PLI के बारे में पूछा हुआ है, PLI की इंडोमेंट पॉलिसी के बारे में जहां पर बात की गई है पहली स्टेटमेंट में कि लोन इज अवेलेबल अगेंस्ट द इंडोमेंट पॉलिसी आफ्टर 3 ईयर। ठीक है, कि इंडोमेंट पॉलिसी में आप 3 साल के बाद लोन ले सकते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। और दूसरा है लोन इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एंटीसिपेटेड इंडोमेंट पॉलिसी, तो ये भी सही है। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कि पब्लिक बिजनेस आर ऑफ पोस्ट ऑफिस आर फिक्स विद रिस्पेक्ट टू, कि काम करने के लिए जो वर्किंग आवर होते हैं पोस्ट ऑफिस के वो किस हिसाब से सेट किए जाते हैं। एक तो वो लोकल कन्वीनियंस के हिसाब से सेट किए जाते हैं, दूसरा कि डाक कब आती है कब जाती है उसके हिसाब से सेट किए जाते हैं, और सेम टू सेम लिखा हुआ भी है। ठीक है, अगर आप पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट में पढ़ेंगे तो सेम ही लिखा हुआ है, इसलिए जो सी ऑप्शन है यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 हमने करेक्ट स्टेटमेंट जहां जहां पर सिलेक्ट करनी है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो पहली है अ ब्रांच ऑफ RMS वेयर क्लोज बैग रिसीव एंड डिस्पैच इज कॉल्ड द ट्रांजिट मेल ऑफिस। ठीक है, तो ये तो सही है, क्योंकि जहां पर क्लोज बैग ही आते हैं, क्लोज बैग ही जाते हैं, तो इसको हम ट्रांजिट मेल ऑफिस बोलते हैं। पहली स्टेटमेंट हमारी सही है। ठीक है, दूसरी है सॉर्टिंग ऑफ लेटर इज नॉट डन, बिल्कुल वहां पर ट्रांजिट मेल ऑफिस में सिर्फ बंद बैग आते हैं और बंद बैग ही जाते हैं, वहां पर बैग को खोलकर आर्टिकल निकालकर उसकी सॉर्टिंग नहीं की जाती। ठीक है, उसके लिए सॉर्टिंग ऑफिस अलग होते हैं। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है कि TMO में सॉर्टिंग नहीं होती, तो इस तरह से दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही है, इसलिए जो सी ऑप्शन है नीचे दिया हुआ कि 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यही हमारा आंसर भी होगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 25, अ पोस्ट ऑफिस और अ सॉर्टिंग ऑफिस और अ सेक्शन विच एक्सचेंज मेल विद द ऑफिस इन अ फॉरेन कंट्री इज नॉन। चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो, चाहे वो सॉर्टिंग ऑफिस हो, चाहे सेक्शन हो, जो बाहर की कंट्रीज के साथ डाक को एक्सचेंज करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, जो एक्सचेंज करता है। ये तो होगा ही नहीं कि ये तो डिवीजन ऑफिस बोलते हैं जहां पर सुप्रिटेंडेंट बैठता है। रिकॉर्ड ऑफिस तो आरएमएस में होता है। तो ऑफिस ऑफ एक्सचेंज वो ऑफिस होता है जो बाहर की कंट्रियों के साथ जो डाक है उसको एक्सचेंज करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, पार्सल डायरेक्टोरेट, सॉरी दोस्तों घर वाले बहुत शोर मचा रहे थे तो मैं लॉक कर कर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 की पार्सल डायरेक्टोरेट को हेड कौन करता है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसको जो जो सेक्रेटरी ऑफ पोस्ट है ये तो ऑपरेशन जो है वो हेड करता है। जो चीफ पोस्ट मास्टर जनरल है ये तो सर्कल को हेड करता है। इस तरह से आपने दो ऑप्शन तो रिमूव कर दिए, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है चीफ जनरल मैनेजर। ठीक है, जो चीफ जनरल मैनेजर है वो पार्सल डायरेक्टोरेट को हेड करते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसको इन्फॉर्मेशन, ऐसी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन कहाँ होगी, तो वेबसाइट में आप जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पर आपको इन चीज़ों की जानकारी मिलेगी कि पोस्टल सर्विस बोर्ड में कितने मेंबर है, वो क्या क्या काम करते हैं, पार्सल डायरेक्टोरेट को कौन हेड करता है। ठीक है, इस तरह से। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, तो इसको देखकर घबराना नहीं है कि मैंने कहीं ये पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, कि जो स्टैंप है वो इनमें से कौन सी चीज में जो है सेल नहीं होती, ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए जो पोस्टमैन है वो अपने पास कुछ ना कुछ स्टैंप का स्टॉक रखता है, चाहे वो जीडीएस बाई हो चाहे रेगुलर पोस्टमैन हो, बाई रूलिंग उनको जो रखना होता है। फ्लैटली की ब्यूरो का तो काम ही यही है कि जब कोई नई स्टेशनरी प्रिंट हो उसको सेल करना। काउंटर पर भी आकर कस्टमर स्टैंप ले सकते हैं। लेकिन एमपी केबीवाई के जो महिला वो होते नहीं, जो केवीपी के एनएससी के आरडी के जो एजेंट होते हैं, वो जो एजेंट होते हैं वो स्टैंप को सेल नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी कस्टमर ने पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी ली हुई है तो वो स्टैंप को सेल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो एमपी केबीवाई के एजेंट होते हैं वो स्टैंप को सेल नहीं कर सकते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज प्रोहिबिटेड, कौन सी आइटम है जो प्रोहिबिटेड है विया मेल इन इंडिया। तो टीबी स्पूटम, प्लेग कल्चर, एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन, गोल्ड बुलियन वर्थ 50,000। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है टीबी स्पूटम। जो अभी किसी पेशेंट को मान लीजिए टीबी हो गई है, वो अपना थूक भेजना चाहता है तो वो भेज सकता है, तो ये सही है। प्लेग कल्चर, अगर प्लेग, जैसे प्लेग पहले फैल जाता था, उसका अगर कोई टिश्यू है तो उसको भी भेजा जा सकता है। कोई वैक्सीन है उसको भी भेजा जा सकता है। लेकिन गोल्ड बुलियन वर्थ 50,000, इसका थोड़ा डाउट है, क्योंकि अभी नई रूलिंग के हिसाब से तो हम 1 लाख तक की चीज को अगर वो इंश्योर करा के बाय इनलैंड पोस्ट भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसको हम डाउट में रख लेंगे, क्योंकि इसका कहीं पर भी ऐसा जिक्र नहीं है। अगर हम वेबसाइट में भी देखें, हम बैक आते हैं, मेल्स में आते हैं, मेल्स के बाद हम डोमेस्टिक में आ जाते हैं, उसके बाद लेटर्स में आ जाते हैं, लेटर्स के बाद हम आते हैं रजिस्ट्रेशन में। ठीक है, अभी रजिस्ट्रेशन में आप देखिए कि यहाँ पर देखिए लिखा है कि एनी आर्टिकल कंटेनिंग फॉलोइंग स्टैम्प, लेबल, चेक, हुंडाई, बैंक नोट, बैंक पोस्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज, जहाँ पर पूरी तरह से डिटेल में नहीं बताया गया है। चलो इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। वैसे इसका जो है अभी तक जो चल रहा है उस हिसाब से अगर मैं बात करूं कि 1 लाख तक की अमाउंट की चीज हम बाय इंश्योर करके
उसको बाय पोस्ट भेज सकते हैं। 10,000 की कोई लिमिट थी, वो पुरानी लिमिट थी दोस्तों, अभी नहीं है। ठीक है, अभी हम 1 लाख तक की चीज को भेज सकते हैं, लेकिन उसका बेशर्ते 1 लाख तक का इंश्योरेंस होना चाहिए। ठीक है, और कहीं पर जिक्र है ही नहीं, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में भी ये कोई जिक्र नहीं है कि 50,000 तक के गोल्ड बुलियन को हम नहीं बेच सकते। ऐसा कोई जिक्र अभी तक है नहीं। अगर कोई चीज़ मेरे नोटिस में ऐसे आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन ना तो वेबसाइट पे इसका कोई जिक्र है, ना पीओ गाइड पार्ट 1 में ही इसका कोई जिक्र है। ठीक है, तो ये एक डाउटफुल क्वेश्चन है, लेकिन जो पहले 3 क्वेश्चन है जो बिल्कुल सही है, मीन्स ये तो हम पढ़ते हैं उसमें बताया भी गया है, तो इस हिसाब से आप डी को चेक कर सकते हैं कि हाँ ये डाउटफुल है तो ये हो सकता है, लेकिन पहले जो ऑप्शन नंबर ए बी सी ये बिल्कुल सही है, इनको भेजा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 को देखते हैं कि स्टैम्प अफिक्स टू अ लेटर और अ पैकेट मस्ट बी कंप्लीटली एडन टू इटसेल्फ, कि जो भी हम पोस्टेड स्टैम्प को किसी लेटर के साथ चिपकाएंगे वो अच्छी तरह से चिपक जानी चाहिए। पहला ऑप्शन ये है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, स्टैम्प में बी अफिक्स टू एनी पार्ट ऑफ इट्स कंटेंट, तो नहीं, जो स्टैम्प है वो एनवलप पर ही लगनी चाहिए, उसके किसी कंटेंट पर नहीं लगानी है हमने। ठीक है, पर एनवलप पर ही लगी हुई होनी चाहिए। तो दूसरी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तीसरा, स्टैम्प में बी अफिक्स टू एनी लेबल और अदर डिवाइस टाई और अटैच्ड टू दी आर्टिकल, बात तो वही होगी, ये भी गलत है कि हम स्टैम्प को, देखिए ये लेटर है तो इस पर लगाएंगे, ऐसा नहीं कि इसके साथ कोई लेबल लगा हुआ है हमने स्टैम्प उस पर लगा दी। जहाँ कोई न्यूज़पेपर है, हम न्यूज़पेपर के ऊपर स्टैम्प लगाएंगे। अगर इसका कोई रैपर है ऐसे, तो रैपर के ऊपर स्टैंप लगाएंगे। ऐसा थोड़ी ना कि इसके साथ हमने एक लेबल बांधा हुआ है और उसके ऊपर पोस्टेड स्टैंप लगा देंगे, ऐसा नहीं होता। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है यही हमारा सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 30, कि मेल ऑफिसर्स आर ऑफ द रेलवे मेल ऑफिसर्स आर, कि रेलवे मेल सर्विसेज के अंदर जो मेल ऑफिसर्स है, क्या वो ट्रैवलिंग ऑफिस है? ट्रैवलिंग ऑफिस है जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ वो स्टेशनरी ऑफिस है, स्टेशनरी ऑफिस जो एक बिल्डिंग में होती है, तो वो है स्टेशनरी ऑफिस। जो ट्रैवलिंग ऑफिस ऑफिस होते हैं उसको हम बोलते हैं सेक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्शन। आसान भाषा में रेलगाड़ी का वो डिब्बा जिसमें डाक एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसको हम बोलते हैं ट्रैवलिंग ऑफिस और सेक्शन। लेकिन मेल ऑफिस एक बिल्डिंग में होता है, रेलवे स्टेशन पर भी होता है, जहाँ पे रेलवे स्टेशन के बहुत पास होगा जहाँ पर डाक का सारा काम होता है, उसको हम स्टेशनरी ऑफिस बोल देते हैं, क्योंकि वो एक बिल्डिंग में बना होता है। ठीक है, तो हमने जो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया, आपने इसमें से क्या चीज़ एनालाइज की कि एक तो वेबसाइट का कंटेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरी बात कि अगर हमने पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 और डेफिनेशंस जो हमने पढ़ी है, अगर उनका हमने टेबल ऑफ कंटेंट भी याद अच्छी तरह से किया हुआ है, तब भी हम बहुत से क्वेश्चन निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी दोस्तों इन दी एंड कंपटीशन तो है, आप जितना अच्छा करोगे उतने चांसेस ज़्यादा रहेंगे। लेकिन आपने कंपटीशन की वजह से हसल में नहीं काम करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी में जल्दी से रिकैप करना, जल्दी से इतनी रिवीजन कर लूँ, मैं इतना टारगेट रख लिया कि 10 रिवीजन्स करूँगा, ऐसा नहीं करना है। अच्छी तरह से पढ़ना है, 10 की बजाय 4 रिवीजन्स कर दो, लेकिन बहुत अच्छी तरह से करना है, आराम से करना है। ऐसा नहीं कि आपका मन नहीं है पढ़ने का, आप फिर भी लाइन को पढ़े जा रहे हो, वो आपको याद नहीं रहेगी। थोड़ा समय रेस्ट कर लो, जब दिमाग शांत हो जाए फिर उसको पढ़ना शुरू करो। कुछ ऐसा एक्टिविटी कर लो जिससे मन शांत हो जाए, या अपना ऑफिस का काम करने लग जाओ, या डाक बांट लो, या अकाउंट खोल लो, या डिपॉजिट करने लग जाओ। आराम से पढ़ो। ठीक है, आराम से पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, चीज़ें याद रहेंगी। अभी एमटीएस में भी नहीं, कल पोस्टमैन, पोस्टल असिस्टेंट, जहाँ आप इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम देंगे, तो सभी जगह ये आपके लिए यूज़फुल रहेंगी। ये आपका एक बेस तैयार हो रहा है डिपार्टमेंट को जानने के लिए। ठीक है,
आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे और अभी के लिए दोस्तों धन्यवाद आपका। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।